न्यू चैप्टर है हमारा ई वे बिल, जिसके लिए सेक्शन 68 है और रूल्स है इसके लिए 138 टू 138 डी। ठीक है, हाँ जी। सेक्शन नंबर 68 सिंपली ये बोल रहा है आपको कि आपको गुड्स जब ले जाते हो तो एक डॉक्यूमेंट साथ में बना के ले जाना पड़ता है, जिसको ई वे बिल कहा जाता है। अब ये पहले तो समझना है हमें कंसेप्ट होता क्या है, ई वे बिल होता क्या है और क्यों बनाया जा रहा है ई वे बिल। आप सबको मालूम है अगर कंसेप्ट, तब तो हम डायरेक्टली प्रोविजंस पे चलते हैं, अदरवाइज फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। बोलो, सबको कंसेप्ट मालूम है क्या ई वे बिल का? नो जी, ठीक है। सुनो, ये सप्लायर है, ये सप्लायर है। अब अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि क्यों बनाया जा रहा है। ये सप्लायर है, सपोज ये सप्लायर है जयपुर में, और ये रेसिपिएंट है सपोज दिल्ली में। ठीक है, जीएसटी से पहले क्या होता था? नाकाबंदी सुनिए ना आपने, चेक पोस्ट सुने होंगे, चेक पोस्ट, कि हर जगह पे चेक पोस्ट होते हैं। आपकी हर सिटी पे चेक पोस्ट होते हैं। दूसरी सिटी से अगर कोई गुड्स आपकी सिटी में आ रहा है तो वहां पे चेक पोस्ट पे ऑफिसर गुड्स को चेक करता है, वहां पे ऑक्ट्रॉय कलेक्ट किया जाता था पहले। जीएसटी आने के बाद ये ऑक्ट्रॉय खत्म हो गया। चलो, इंटर सिटी की तो बात बता दी मैंने। इंटर स्टेट में क्या होता है? अगर गुड्स जयपुर से दिल्ली जा रहा होगा ना, तो पहले तो गुड्स हरियाणा में रुकेगा, हरियाणा बॉर्डर में ऑफिसर गुड्स की चेकिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले सीएसटी के प्रोविजंस होते थे। ठीक है, फिर हरियाणा से आगे जाओगे तो दिल्ली बॉर्डर पे अगेन आपका गुड्स चेक होगा। ये तो इंटर स्टेट की बात हो गई। अब सोचो, आप जितनी सिटी से बीच में गुजरोगे, वो हर सिटी पे आपकी चेकिंग होगी। कितना टाइम वेस्ट होगा चेकिंग करने में, सोचो आप। आ रही है बात समझ में कि कितना टाइम वेस्टेज हो जाएगा? तो दो बात इसमें रीजन आप पकड़ सकते हो। एक रीजन तो टाइमिंग का, कि जितनी बार चेकिंग होगी आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑफिसर को भी बार बार चेक करना पड़ रहा है। अगर यहाँ ऐसा हो जाता कि एक ऑफिसर ने चेक कर लिया तो अगला नहीं करेगा, तो ऐसा कंसेप्ट तो था ही नहीं पहले। जीएसटी आने के बाद ये पूरा सेंट्रल लेवल पे लागू हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्यों बनाया जा रहा है? पहला कंसेप्ट तो इसलिए कि वो जितने भी चेक पोस्ट थे वो सारे के सारे अब क्या हो गए? खत्म। ठीक है, अब केवल और केवल जीएसटी ऑफिसर्स चेकिंग करते हैं और कोई चेकिंग नहीं करेगा। और जो जीएसटी ऑफिसर चेक करेंगे उनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया है। अब कैसे टाइम सेव होगा वो अभी देखते हैं हम। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, दूसरा रीजन जो छा, पहले आप समझना पहले क्या होता था। मैं बिफोर ई वे बिल की बात कर रहा हूँ, ताकि फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ई वे बिल लाए क्यों है। बिफोर ई वे बिल क्या होता था? देखो, सप्लायर है जयपुर का, इसने गुड्स सेल कर दिए। सेल करने के बाद सपोज यहाँ पे इसने एक इनवॉइस बना दिया, एक इनवॉइस बनाया है इसने, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस बनाया है सपोज, वही जितने रुपए के भी गुड्स हैं, सपोज 10 lakhs के गुड्स जा रहे हैं ट्रक के अंदर। 10 lakhs है, फिर उसमें जो भी टैक्स लगा करता था, पुराना टैक्स, मान लो जीएसटी बोल देता हूं मैं, आईजीएसटी लगेगा। मान लेते हैं इस पे आईजीएसटी भी लगा हुआ है 1,80,000 रुपए का। अब क्या होता था पहले? बिना ई वे बिल की बात कर रहा हूं मैं, ये गुड्स यहाँ गया, रास्ते में किसी ने चेकिंग नहीं की, गुड्स पहुंच गया दिल्ली, रेसिपिएंट के पास गुड्स पहुंच चुका है, और रास्ते में किसी ने नहीं देखा, मतलब जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अब इन दोनों को ये पता है, सप्लायर को और रेसिपिएंट को, कि हमारा गुड्स रेसिपिएंट तक पहुंच चुका है और कोई चेकिंग भी नहीं हुई है। तो इन दोनों ने क्या सोचा? टैक्स इवेजन करने के लिए कि ये बिल फाड़ दो। ठीक है, अब बताओ, गुड्स पहुंच गया दिल्ली, इसका कोई प्रूफ है क्या? जीएसटी डिपार्टमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का कि गुड्स पहुंच चुका है दिल्ली। आगे ये बात समझ में? आप बता सकते हो कुछ इसका सॉल्यूशन, कि अगर यहाँ पे गुड्स किसी ने चेक नहीं किया
तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा? बोलो हाँ या ना, पता लगेगा या नहीं लगेगा? सीरियल नंबर तो नए छप जाते हैं ना। आपने सिंघम मूवी नहीं देखी क्या? सिंघम मूवी नहीं देखी? चकाचक नई बिल बुक छाप के दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखी तो हमारी जीएसटी की क्लास देख लो, समझ में आ जाएगा। देखी है, बस वही वाला कंसेप्ट है। बिल बनाने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अगर इनवॉइस बने हुए हैं तो वो तो सारे नए बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। मान लो रास्ते में अगर ऑफिसर मिलता और वो चेक करता है, मान लेते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट था, मैं बोल रहा हूँ ये चेक पोस्ट था यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिसर ने गुड्स चेक किया, बताओ कोई दिक्कत होती क्या? अगर यहाँ पे ऑफिसर बोलता लाओ जी लाओ हमें चेक करवाओ, कोई दिक्कत होती क्या? नहीं होती। ट्रक में माल जा रहा है, बिल भी है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चेकिंग होने के बाद वो गुड्स वहां पहुंचता तो बिल फाटने की नौबत नहीं आती। ठीक है, अब आपको भी पता है 100% चेकिंग करना इज नियरली इम्पॉसिबल टास्क, तो 100% चेकिंग तो होती नहीं है। अब क्या हुआ देखो, इसलिए अब गवर्नमेंट ने इस ट्रांजेक्शन को, जो कि फर्स्ट वाले केस में हुई थी विदाउट चेकिंग, जो गुड्स आगे चला गया था, उसको रोकने के लिए अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जब भी यहां से गुड्स रिमूव करोगे, जब भी यहां से गुड्स रिमूव करोगे, हमें पहले इन्फॉर्म करके चलोगे। मतलब गुड्स रिमूव करने से पहले, ये रहा जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट जाना नहीं है आपको, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली, सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, वो अभी हम पढ़ेंगे कि किसको इन्फॉर्मेशन बतानी है गवर्नमेंट को। वो यहाँ पे ई वे बिल सबमिट कर देगा, और ई वे बिल का मतलब कि वो सारी डिटेल्स दे देगा। इसमें डिटेल्स देखना आपकी 7 तक आएगी, कंप्लीट डिटेल्स। क्या कंप्लीट डिटेल्स? सप्लायर कौन है, मतलब कंसाइनर कौन है, माल जाएगा कहाँ पे, कहाँ से गुड जाएगा उसका एड्रेस, कहाँ गुड जाएगा उसका एड्रेस, ट्रांसपोर्टर कौन है, ट्रांसपोर्टर के ट्रक का नंबर कितना है, गुड्स कितनी वैल्यू के हैं, गुड्स की एक्चुअल क्वांटिटी सारी की सारी, एचएसएन कोड, टैक्स का अमाउंट, मतलब सारी डिटेल। अगर आपने ई वे बिल देख लिया तो आप गुड्स का पूरा भविष्य बता सकते हो, है ना, पूरी कुंडली जाएगी उसमें साथ में। अब देखना वही सिचुएशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं अब मैं। चलो, अब यहाँ पे ई वे बिल आप सबमिट कर चुके हो, और अब यहां से ट्रक निकला। देखना अब आप ई वे बिल सबमिट कर चुके हो, यहां से ट्रक निकला है, ट्रक निकल के चला गया, दिल्ली पहुंच गया। ई वे बिल आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को बता चुके हो, क्या आपके मन में ख्याल आएगा क्या बिल फाड़ दूं? सोचो, हाँ या ना? नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बता चुके हो गवर्नमेंट को। अब बिल फाड़ने से होगा क्या? चलो दूसरी सिचुएशन, अगर रास्ते में ऑफिसर ने पकड़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस भी है, ई वे बिल भी है। चलो कहानी समझ में आ गई। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ जी, यही बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मान लेता हूं कि सप्लायर ये बोल रहा है छोड़ो ना, कौन रास्ते में आएगा, कोई ई वे बिल सबमिट नहीं करता, वो बोलता है हम तो निकल जाएंगे, 80 गड्डी तो ऐसे ही चलती है। ठीक है, 80 गड्डी को कोई नहीं रोकता, तो उसकी गड्डी चली, बिना ई वे बिल सबमिट किए वो निकल गया। अगर उसने चेक पोस्ट पार कर दिया, ऑफिसर किसी ने चेक नहीं किया, तब तो उसकी किस्मत है। तो ध्यान रखना, ई वे बिल से भी कोई 100% तो कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये ट्रांजेक्शन रुक जाएगी, पर 90% हद तक ये ट्रांजेक्शन रुक गई। चलो ये तो किस्मत थी ना, कि अगर मैं बिना ई वे बिल के जा रहा हूं और किसी ने नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, पर ऐसा हर बार नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं एक सिंगल कंसाइनमेंट है, आपकी जाती रहेगी कंसाइनमेंट, तो कभी ना कभी तो पकड़ में आओगे। चलो दूसरी बात, अगर बिना ई वे बिल के जा रहे हो और ऑफिसर ने पकड़ लिया, अब क्या होगा? अब गए, अब लग गई लंका। ठीक है, अब जितनी जीएसटी है उतनी पेनल्टी होगी, ट्रक भी सीज हो सकता है, गुड्स भी सीज हो सकता है, सारे प्रोविजन है। तो अब बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको कि ई वे बिल बनाने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट ने इंटेंशन तो वैसे दिया है कि हम चाहते हैं कि जो टाइमिंग है वो कम हो जाए, पर आपको दिख रहा होगा कि टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है वो ये काम करता है यहाँ पे। क्लियर? चेकिंग हुई है उसका प्रूफ क्या होता था?
बिफोर ई वे बिल। चेकिंग हुई है उसका प्रूफ तो जो ऑफिसर ने चेकिंग की है उसने डिटेल्स ले ली ना आपकी। जिस ऑफिसर ने आपके गुड्स की चेकिंग की है, सपोज वो ऑफिसर वेट डिपार्टमेंट का था, तो उस वेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपकी डिटेल्स ले ली, उसके पास सारी डिटेल्स है, तो आप फाड़ने की सोचोगे नहीं बिल। ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, जीएसटी डिपार्टमेंट में जो मैकेनिज्म है वो देखो, चेक कहाँ होते हैं, टोल पे? अरे नहीं, टोल पे नहीं होते, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे अपन बात करें ट्रैफिक वालों की, आपने देखा होगा कि जो स्पीड वाली वो होती है, हम ज्यादा स्पीड पे अगर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सी जगह पे आपको चेक पोस्ट दिख जाते हैं, वो आपको पकड़ते हैं और चालान काटते हैं। देखा है आपने? देखिए ना। क्या उनकी कोई लोकेशन फिक्स होती है क्या? बताओ मुझे। क्या उनकी कोई लोकेशन फिक्स होती है क्या कि वो गाड़ी वहीं खड़ी होगी, या वो कहीं भी जाके रुक सकते हैं? वो तो कहीं भी स्पीड का चालान काट सकते हैं ना। बस सेम उसी तरीके से यहाँ होता है कि जीएसटी ऑफिसर पूरे रास्ते में कहीं भी पकड़ सकता है। अगर आपको पता ही लग जाए कि चेक पोस्ट कहाँ है, ये चेक पोस्ट तो मैंने इसलिए बोला था कि आपको समझ में आ जाए। अगर एक फिक्स चेक पोस्ट हो, आपको पता लग जाए बस इससे निकल गए तो काम हो गया, तो आप तो इससे इधर उधर से कहीं से भी निकलने की कोशिश करोगे। प्रैक्टिकली नहीं देखा जीएसटी ऑफिसर रोड पे हो, वो कभी जो जीटी जो ट्रक में जाते हैं ना उनसे पूछना। आपने देखा होगा, आप जीएसटी ऑफिसर की कोई सिविल ड्रेस, वैसे ड्रेस तो होती नहीं है ना, ड्रेस कोड जो आपको पता लग जाए ये जीएसटी ऑफिसर है। वो जो गाड़ी में सामान लेके जाते हैं उनसे पूछना, उनको डेली मिलते हैं। ठीक है, उनका काम ही ये जीएसटी ऑफिसर का चेकिंग करना। ओके जी, कंसेप्ट क्लियर? बोलो क्लियर है क्या ई वे बिल का कंसेप्ट, कि क्यों बनाना है? आजकल आज कॉल करता हूँ जीटीए वालों को। हाँ जी, सब लोग जीटीए वालों को परेशान करो फोन कर करके। पहले तो उनसे कोई कोटेशन ले लो, फिर उनसे पूछ लो कि भैया बिना बिल के माल भेजूं तो, बिना ईवे बिल के माल भेजूं तो। सर टैक्स इनवॉइस है अगर साथ तो ईवे बिल कैरी करने की जरूरत नहीं है ना, वैसे भी ना जी ना। मैंने क्या बोला आपको, देखो आप, यही तो मैंने कंसेप्ट समझाया है, फिर गलती वही कर रहे हो तुम। मैंने क्या बोला, टैक्स इनवॉइस होने से तो प्रॉब्लम थी ना एक। अगर टैक्स इनवॉइस लेके जा रहे हैं हम और ईवे बिल सबमिट नहीं किया, तो रास्ते में अगर ऑफिसर ने पकड़ लिया तो फिर कैसे पता लगेगा कि हमारे मन में चोर था? हमारे मन में चोर है तब तो ये तो तभी पता लगेगा जब मैंने ई वे बिल सबमिट नहीं कर रखा। तो अगर अब मैं पोस्ट ई वे बिल की बात करूं, रूल 55 ए क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था रूल 55 ए? बच्चों कंफ्यूज हो गए तुम। चलो मैं बता रहा हूँ। रूल 55 ए बोल रहा था अगर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ये थोड़ी बोल रहा था कि ई वे बिल ले जाना नहीं है। ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, तो अभी हम पढ़ेंगे ना कि 100% केस में थोड़ी ई वे बिल बनाना है। अगर ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर ट्रांसपोर्टर को टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई अपने साथ रखना मैंडेटरी होता है ना। ई वे बिल जब रिक्वायर्ड है तब तो ई वे बिल और इनवॉइस दोनों ही रखने पड़ेंगे। ठीक है। ओके जी, सबको क्लियर है क्या? फटाफट से थम्स अप करो देखे। अभी बता दो, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे सारा प्रोसीजरल काम है कि कौन बनाएगा, कब बनाएगा, क्या फॉर्म में बनाएगा, वो सारी चीजें हमें देखनी। डिलीवरी चालान और ई वे बिल में क्या डिफरेंस है? ठीक है मैं बताता हूँ। और सर इंटर स्टेट ओनली ई वे बिल और इंट्रा आल्सो, ठीक है दो क्वेरी। चलो दो क्वेरी आई है, दोनों क्लियर कर देते हैं। पहली क्वेरी तो आई है कि सर डिलीवरी चालान और ई वे बिल में क्या डिफरेंस है। अब सुनो यहाँ पे, आप खुद ही बताओगे इसका आंसर। मैं बोल रहा हूँ जो जयपुर से दिल्ली माल जा रहा है, जयपुर में भेजने वाला तो है प्रिंसिपल, है ना, भेजने वाला तो प्रिंसिपल है, और रिसीव करने वाला कौन है? वो है जॉब वर्कर। अब पहला क्वेश्चन किसने पूछा था ये सवाल, उसी से, मेरे को नाम नहीं दिख रहा अभी। क्या यहाँ पे टैक्स इनवॉइस जाएगा या डिलीवरी चालान जाएगा? डिलीवरी चालान जाएगा, वेरी गुड।
तो यहाँ पे जाएगा डिलीवरी चालान। ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे डिलीवरी चालान जा रहा है तो क्या यहाँ पे ई वे बिल बनेगा क्या? देखो, ई वे बिल का इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। ई वे बिल तो सिंपली क्या बोल रहा है, अगर रास्ते से सामान जा रहा है तो हमें ई वे बिल चाहिए। आपने इनवॉइस बनाया है या डिलीवरी चालान बनाया है, हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो भी ई वे बिल बनेगा। अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे हो और ऐसे ही गुड जा रहे हैं, जैसा कि प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड जाता है तो वो सप्लाई नहीं होता ना, पर फिर भी ई वे बिल बनाना है, तो ई वे बिल में सप्लाई होना जरूरी नहीं है। अभी आप सब चीजें पढ़ोगे, अभी तो आपने कंसेप्ट देखा है कि ई वे बिल का एक्चुअल में थीम क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया इसका। डिलीवरी चालान तो डॉक्यूमेंट है जो इश्यू करना है प्रिंसिपल को, और ई वे बिल तो इसलिए बना रहे हैं कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कहीं चोरी छुपे ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ई वे बिल के पीछे पड़ी है। क्लियर। दूसरा डाउट था आपका इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, और ये इंपॉर्टेंट डाउट है, इसको अच्छे से देख लेना। अभी देखो, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दो कंसेप्ट होते हैं हमारे जीएसटी में। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। पर यहां पे मैं आपको एक वर्ड नया लिख रहा हूं, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट। मतलब क्या, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई तो हमें कैसे पता लगती है, हमें पता लगती है प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस पढ़ के। उनको भूल जाओ। यहाँ पे मैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंटर स्टेट मूवमेंट। अगर गुड्स जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो ये क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट बोलेंगे इसको या इंट्रा स्टेट मूवमेंट बोलेंगे, बोलो। इंटर स्टेट बोलेंगे, चलो। अगर गुड्स जयपुर सेज एरिया में जा रहे हैं, डिफरेंस देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छे से सुन लो। अगर गुड्स जयपुर से जयपुर में ही जा रहे हैं पर जयपुर की डीटीए यूनिट से सेज यूनिट में जा रहे हैं, अब मुझे बताओ ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है? पहले तो सप्लाई की बताओ, क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है? ये इंटर स्टेट सप्लाई है बेटा। ठीक है ना, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है, सेज को देना हमेशा इंटर स्टेट माना जाता है। लेकिन ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट है इंट्रा स्टेट। तो डिफरेंस समझना, मैं बोल रहा हूं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस मत लगाना मूवमेंट चेक करने के लिए। मूवमेंट सिंपली गुड्स कहां से चल रहा है, और अगर वो चल के दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वो इंटर स्टेट मूवमेंट कहलाएगी सिंपली। आगे ये बात तो समझ में। अब मैं आपको बोल रहा हूं इंटर स्टेट मूवमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई वे बिल प्रोविजंस बना रखे हैं। ठीक है, तो ई वे बिल के प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं इंटर स्टेट मूवमेंट पे, और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजंस नहीं बना के किसने बनाए हैं, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट ने ई वे बिल प्रोविजंस बनाए हैं। अब मुझे ये बता दो, आपका जो एग्जाम लगता है वो इंडिया लेवल पे लगता है, तो क्या आपको अलग अलग सारे स्टेट्स का अलग अलग ई वे बिल प्रोविजंस पढ़ने हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पढ़ने हैं लॉजिकली? और ठीक है, आप बोल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पढ़ने, बस यही पॉइंट दिमाग में रखना। तो इस चैप्टर में जहां भी हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट मूवमेंट हुई है तो ये वाले प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। जहां कहीं भी आपने क्वेश्चन में ये देखा कि मूवमेंट इंट्रा स्टेट है, तो इसका सब्जेक्टिव आंसर देना है आपको हमेशा। सब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव आंसर होगा कि ये डिपेंड करता है उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस के ऊपर। तो अगर मैं आपको बोलूं जयपुर से बीकानेर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो क्या ई वे बिल बनाना है क्या? आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो राजस्थान एसजीएसटी एक्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ना जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में? तो हालांकि ऐसा कोई डिस्प्यूट होगा नहीं, आपको हमेशा वो इंटर स्टेट मूवमेंट ही देंगे जब भी क्वेश्चन में पूछेंगे। हाँ, वो ये चीज समझने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे कौन से प्रोविजंस लागू होंगे। आगे बात समझ में?
नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। नॉर्मली तो सारे एक से होते हैं, ये भी 90% सेम ही है। देखो 90% प्रोविजन सेम ही होंगे, पर अभी आप पढ़ोगे देखिए, यहाँ पे 50,000 की लिमिट है, राजस्थान ने भी 50,000 की लिमिट लगा रखी है, महाराष्ट्र ने 1 लाख की लिमिट लगा रखी है। इस तरीके से लिमिट अलग अलग है। तो आपको इंट्रा स्टेट के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको इंटर स्टेट पे फोकस करना है। ठीक है, नॉर्मली सारे प्रोविजंस वही होंगे, पर 100% प्रोविजन वो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो प्रोविजंस चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट। चलो अब स्टार्ट करें चैप्टर। थीम समझ में आ गई सबको? ठीक है, थोड़ा बहुत चैप्टर आज पढ़ लेते हैं और बाकी का कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये तो आपका इंडेक्स है, जैसे फर्स्ट पेज पे आपको रहता है हमेशा। सबसे पहले तो आप सेक्शन पे आ जाओ। सेक्शन एक ही है क्योंकि यूए बिल से रिलेटेड एक ही सेक्शन है 68। इसकी लैंग्वेज क्या है, एक ही सेक्शन है, इसलिए मैंने आपको सेक्शन पूरा एज इट इज लिख के दे दिया। सेक्शन 68(1) क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड। तो बोल रहे हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा वैल्यू का अगर कंसाइनमेंट कोई ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है तो उसको अपने साथ एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा या डिवाइस लेके जानी पड़ेगी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो बोल रहे हैं दो चीजें, अमाउंट भी नहीं बताई यहाँ पे सेक्शन में। अमाउंट भी कौन बताएगा? रूल नंबर 138 बताएगा। और कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो भी रूल 138 बताएगा। तो डॉक्यूमेंट कौन सा है आपको पता है, ई वे बिल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। The detail of document required to be carried under subsection 1 shall be validated in such manner as may be prescribed। वो ई-वे बिल किस तरीके से बनेगा वो भी रूल्स में पढ़ेंगे हम। Where any conveyance referred to in subsection 1 is intercepted by proper officer। intercepted का मतलब कि ऑफिसर ने गाड़ी रोकी आपकी, आपकी गाड़ी रास्ते से जा रही थी और ऑफिसर ने अगर आपकी गाड़ी रोकी है, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the document prescribed under said subsection। तो ऊपर जो डॉक्यूमेंट बोला है, कौन सा डॉक्यूमेंट बोला था? ई वे बिल। ऑफिसर, माइक बंद करना अपना। माइक किसका चालू हो गया? अंतिमा। अंतिमा माइक ऑफ करना। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ऑफिसर अगर कोई गाड़ी आपकी पकड़ता है तो वो आपसे ई वे बिल पेश करने के लिए बोलेगा जो कि आपको देना पड़ेगा, या फिर डिवाइसेज जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन एंड द सेड पर्सन शेल बी लाइबल टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस एंड ऑल्सो अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तो अगर रास्ते में आपकी गाड़ी जा रही है और जीएसटी ऑफिसर बोलता है मैं गाड़ी चेक करना चाहता हूँ, अलाउ कर दोगे क्या आप? बोलो। अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो और जीएसटी ऑफिसर बोलता है आई वांट टू चेक द गुड्स विद इन योर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्या करोगे आप? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कानून है ये, देखो कानून। कानून का मतलब कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि किस तरीके से जीएसटी लगाना है तो कौन पढ़ता है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते ना, फिर तो अपनी तरीके से लगा देते हैं हम। चलो अब आ जाते हैं आगे। एक टॉपिक ये वाला आज कवर कर लेते हैं हम। ई वे बिल क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया, थीम भी समझ में आ गई क्यों बनानी है। अब बात आ रही है कि ई वे बिल किस किस को बनाना है। 100% पर्सन को अगर बोल दिया ना ई वे बिल बनाने के लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ना तो ऐसा पोर्टल सपोर्ट कर पाएगा, है ना, और बहुत ज्यादा कंप्लायंस का बर्डन बढ़ जाएगा। तो एक लेवल है कि इस वैल्यू से ज्यादा का गुड्स होगा तो हम ई वे बिल बनाने के लिए बोलेंगे। तो पहले तो आप लास्ट वाले पॉइंट पे आओ, कंडीशनल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या कंडीशन है, वो पास होने के बाद आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ई वे बिल इज मस्ट इफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स 50,000। ये मैंने हर जगह जहां जहां पॉसिबल है रूल का रेफरेंस दिया है। याद करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये लिखा हुआ है रूल 138 सब रूल 1 में कि अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा है कि कंसाइनमेंट वैल्यू लिखा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो जानते हैं हम लोग अच्छे से क्या होता है। कंसाइनमेंट वैल्यू एक नया शब्द आया है, तो इसकी मीनिंग भी हमें पढ़नी पड़ेगी। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, अगर 50,000 हो डॉट तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना मैंडेटरी। हाँ जी, वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार तो आप लो पढ़ो, एक बार ये कंप्लीट होने दो, उसके बाद करना ये क्वेरी। ठीक है, इन सब के सॉल्यूशन होंगे। आपके दिमाग में जो चीजें आती है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं आती ऐसी चीजें, है ना, इसका भी सॉल्यूशन सब निकाल के देते हैं वो। चलो अब बात आ रही है कंसाइनमेंट वैल्यू क्या होती है। तो बहुत सिंपल सा आंसर अगर मैं दूं आपको तो नीचे वाली टेबल देख लो, और अगर एग्जाम में लिखना है तो फिर ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा। टैक्सेबल गुड्स जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू इंक्लूड कर लो, एग्जेम्प्टेड गुड्स जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू एक्सक्लूड कर दो, मतलब उसको शामिल नहीं करना है। जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, पर कंसाइनमेंट वैल्यू में जीएसटी अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा। अब मीनिंग यहाँ पे पढ़ लो एक बार, क्या सेम है क्या जो मैंने नीचे टेबल बना रखी है। बोल रहे हैं कंसाइनमेंट वैल्यू शेल बी द वैल्यू डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान। तो ध्यान रखना, अगर सप्लाई नहीं भी है तो भी वैल्यू तो होगी ना गुड्स की, वो वैल्यू ले लेंगे हम। द केस में बी इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड कंसाइनमेंट। तो कुल मिला के सेक्शन 15 में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई बता रखी है, बोल रहे हैं पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो, फिर ऑल्सो इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। तो इसमें जीएसटी भी ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन शेल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो जो वैल्यू निकाली है इसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू लेस कर दो। तो बात वही आ गई घूम फिर के। क्लियर, बात समझ में आ गई? बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है अ पर्सन कैन वॉलेंटरली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। मैंने बोला 50,000 से ज्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू का गुड्स होगा तो हमें ई वे बिल बनाना है। पर मान लो आप 40,000 का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो क्या ई वे बिल बन सकता है क्या? हाँ या ना? हाँ जी, वॉलेंट्री भी कर सकते हैं। आ भैंस मुझे मार, आ बेल मुझे मार, वो भी कर सकते हैं। आपने क्या क्वेरी पूछी है अभी? अगर टैक्स पे नहीं हुआ है उस पे तो इंक्लूड नहीं होगा। टैक्स पे, टैक्स पेमेंट से थोड़ी देखोगे आप, आपको तो टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड से देखना है। टैक्स पे तो बाद में होगा जाके, क्या पता कब होगा। ई वे बिल बनाने की कॉस्ट लगती है, मेरे से बनवाओगे तो मैं पैसे लूंगा, ठीक है ना, अदरवाइज कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है पोर्टल पे जाके। चलो जी, तो यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, उसका जवाब देना आप अच्छे से। ये लो जी, गुड्स जा रहा है जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जो गुड्स जा रहा है उसमें एक कार्टून पैक किया है हमने, ये पार्सल है, इस पार्सल में गुड्स जा रहा है। और क्या क्या है इसके अंदर वो देखो, मैं बोल रहा हूँ इसमें टैक्सेबल गुड्स हैं, गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, टैक्सेबल गुड्स एट द रेट ऑफ 18% वाले गुड्स हैं इस पे, और इनकी वैल्यू है सपोज 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके जी, इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स भी जा रहे हैं, इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स भी जा रहे हैं। सपोज इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, ये 28,000 कर देते हैं। इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स जा रहे हैं 42,000 के। बोलो वेदर ई वे बिल रिक्वायर्ड, हाँ या ना? वैल्यू के साथ बताना मुझे।
क्या यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा, क्या बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बिना ई वे बिल के गुड्स भेज सकते हैं क्या यहाँ पे हम? नहीं बनाना पड़ेगा। करना क्या है आपको, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, आपको कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू ले लो 28,000, इसमें जीएसटी ऐड कर लो, 28,000 का 18% ऐड कर दो इसमें, 5,040, तो ये हो गया 33,040। एग्जेम्प्टेड गुड्स इंक्लूड करने नहीं है, 50,000 तक की वैल्यू है, इसका मतलब कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं है, ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब एग्जाम में देखो, जिसको रूल याद हो वो लिख के आ जाना, एज पर रूल 138 सब रूल 1, if the consignment value of goods to be transported exceeds 50,000 then e-way bill is mandatory. Consignment value is invoice value, wrong बेटा wrong। आप खुद देखो, इनवॉइस वैल्यू है क्या ये 33,4040? बोलो इनवॉइस वैल्यू है क्या ये? इनवॉइस में ये नहीं बनेगा क्या 42,000? ज्यादा लिख दिएगी, इनवॉइस में तो 42,000 भी आ रहा होगा ना। ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो ऐसे कैसे बोलोगे? टैक्सेबल गुड्स की इनवॉइस वैल्यू वो कौन सी अलग से होती नहीं है ना कोई, एक ही इनवॉइस में अगर दोनों चीज ऐड है तो इनवॉइस वैल्यू दोनों को इंक्लूड करके बोला जाए। एक पॉइंट और बताओ, यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे एक सिंगल इनवॉइस में गुड्स डिस्पैच हो जाएगा या दो अलग अलग इनवॉइस बनाने पड़ेंगे? क्योंकि टैक्सेबल गुड्स भी हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी हैं। मेरे पास पावर नहीं है, वरना मैं इसी में से डिजिटल में से घुस के तुम्हें कभी डिशुम 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 करने वाला हूं मैं। ठीक है ना, इतना पावर नहीं है मेरे पास। आंसर दो फटाफट। डिपेंड्स, दक्षिता इज सेइंग डिपेंड्स। बोलो दक्षिता, किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी, हर्ष आया है, हर्ष ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। यश ने भी बोला है सेम। अब सब सेम लिख दो नीचे। कितनी बार पढ़ाऊं तुमको? आपको बोला ना मैंने, रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो फिर टैक्स इनवॉइस अलग बनाओगे, बिल ऑफ सप्लाई अलग बनाओगे। अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा रेसिपिएंट, तो एक में काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, वो जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम क्या होता है? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं एक ही इनवॉइस बना के भेजता हूं तो उसका क्या नाम होता है? कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं होता उसका नाम, और कोई? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, स्नेहा ने बोला है पर डाउटफुली। हाँ, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं उसको, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, लिमिट 2.5 लाख की है, वो है ही, वो आपको पता ही है कि 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो फिर अलग अलग ही बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गई नॉर्मल रिक्वायरमेंट। क्या है हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट? डिपेंड करती है कंसाइनमेंट वैल्यू पे। तो अब एक और क्वेश्चन, छोटा सा जवाब फटाफट से दे दो। ये 50,000 की लिमिट इंटर स्टेट पे लागू हो रही है कि इंट्रा स्टेट पे? इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट बोल रहा हूं मैं आपको। इंटर, वेरी गुड। इंट्रा पे नहीं है ये लिमिट, इंट्रा पे डिपेंड करेगी उस रेस्पेक्टिव स्टेट की। तो राजस्थान में गुड्स है तो राजस्थान की लिमिट लगेगी, दिल्ली में है तो दिल्ली की लगेगी, सब स्टेट में अलग अलग लगेगी। चलो, ये हो गया एक क्वेश्चन कि नॉर्मली ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कब आती है। ये लिखा हुआ है रूल 138 सब रूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूल जाओ 50,000 की वैल्यू, भूल जाओ 50,000 की वैल्यू। ऐसे दो केस है जहां पे आपको 100% केस में ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा।
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इररेस्पेक्टिव ऑफ 50,000 क्राइटेरिया, है ना। ऐसे कौन से दो केस है? तो ये तो एग्जाम के लिए ये मान लो पका पकाया क्वेश्चन है, आराम से छप सकता है ये तो। कौन कौन से दो केस है? पहला, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है तो उस केस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, भले ही 10 रुपए का ही गुड्स क्यों ना हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में अगर आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने से रिलीफ दे रखा है, याद होगा ना आपको सीटीपी को बोला था ऐसा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बोला था कि आपको इंटरस्टेट मूवमेंट कर सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स होंगे तो। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट के केस में भी क्या होगा? ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा उसको। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट तो अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, नॉट रिक्वायर्ड। तीसरी कैटेगरी और है, नॉट रिक्वायर्ड। 50,000 वैल्यू हो, 1 लाख वैल्यू हो, 50 लाख वैल्यू हो, इन केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे कि कौन से ऐसे केस है जहां पे ई वे बिल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भले ही वैल्यू कितनी भी हो। वो कौन कौन से हैं? पहला, एक तो स्पेसिफाइड गुड्स के केस में, अगर ये स्पेसिफाइड गुड्स जा रहे होंगे तो फिर आपको ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। कौन कौन से? एलपीजी, केरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, करेंसी, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ्स एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स। अब ये पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी, आपको जरूरी नहीं है 100% याद करो, जितनी हो जाए उतनी कर लेना। ठीक है, फटाफट से मैं बताता जा रहा हूं आपको। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय वे ऑफ नॉन मोटर व्हीकल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो याद करोगे ही करोगे। ये वाला पॉइंट देखो, इसका कंक्लूजन अगर आप निकालोगे तो क्या होता है? अगर गुड्स मोटर व्हीकल से जा रहा है तो ई वे बिल बनाना है। अगर गुड्स कोई नॉन मोटर कन्वेंस से जा रहा है, नॉन मोटर कन्वेंस क्या होता है? बैलगाड़ी, बिल्कुल। तो कोई बैलगाड़ी है, ठीक है ना, या कोई भी एनिमल्स से जा रहा है, कोई बुलेट कार्ट है, बुलेट कार्ट है, रिक्शा, रिक्शा कौन सा रिक्शा? मोटर में नहीं आता कि रिक्शा? कैसी बातें कर रहे हो? ई रिक्शा, ई रिक्शा मोटर में नहीं आता। ई रिक्शा बिना मोटर के चलती है क्या? आदमी चलाता है वो, ठीक है, आदमी जो चलाता है, साइकिल, साइकिल बोल सकते हैं हम, या जो आदमी पैरों से चलाता है वो। ई रिक्शा तो आएगा, ई रिक्शा तो मोटर कन्वेंस में ही आएगा, ध्यान रखना। सिंपल सा पॉइंट है, जिसमें मोटर लगी हुई है वो मोटर कन्वेंस है, जिसमें मोटर नहीं लगी हुई वो नॉन मोटर कन्वेंस है। स्केट्स में मोटर नहीं लगी हुई, ले जाओ तुम स्केट्स में गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वे बिल नहीं बनाना। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाई कस्टम्स। क्या बोल रही? कस्टम पोर्ट से माल चला गया आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, किसकी निगरानी में जाएगा? कस्टम्स की निगरानी में, कोई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुल मिला के आप इस पॉइंट को याद तो आपको करना ही है, इसको सिंपली तरीके से समझ लो, कस्टम्स वालों की निगरानी में गुड्स मूव हो रहा है, कोई वे बिल नहीं बनाना। नोटिफाइड एरियाज अंडर एसजीएसटी एक्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एसजीएसटी एक्ट, स्टेट वालों के पास पावर है, वो किसी भी एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, एयर ट्रांसपोर्ट पे भी ई वे बिल बनाना है, हर मोड पे ई वे बिल बनाना है। एयर ट्रांसपोर्ट होगा, वेसल से ट्रांसपोर्ट होगा, रेलवे से ट्रांसपोर्ट होगा, जीटीए से ट्रांसपोर्ट होगा, पिकअप से होगा, आप खुद लेके जाओगे, किसी भी तरीके से करो। चेक कौन करेगा? अरे थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा चैप्टर होने के बाद आधे से ज्यादा डाउट्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। नॉन मोटर से जा रहा है तो नहीं बनाना, नॉन मोटर से अगर प्रीसियस गुड्स जा रहे हैं तो भी नहीं बनाना।
अप्लाई नहीं हो रहा ना, नॉन मोटर पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, नॉन मोटर पे आपको बनाना ही नहीं है, चाहे गुड्स कोई से भी हो। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, उससे क्लियर होते रहेंगे। जो जो मुझे लग रहे हैं अभी क्लियर करने हैं वो अभी कर रहा हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली जो मुझे पता है आगे पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे वो मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। ठीक है, ओके बोल दो एक बार। नेक्स्ट आता है एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो नहीं बनाना, एक्सेप्ट डी ऑइल्ड केक्स। फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स है तो नहीं बनाना। गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर शेड्यूल 3, ध्यान रखना शेड्यूल 3 वाली जो एक्टिविटीज होती है ना उस केस में आपको ई वे बिल नहीं बनाना। उसके अलावा अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो ई वे बिल बनेगा उस केस में भी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के केस में। हाँ जी, न्यू इमेजिक वाला। फिर आ रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम्स बॉन्ड फ्रॉम इनलैंड कस्टम कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन टू अ कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन और फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन और कस्टम पोर्ट टू अनदर कस्टम स्टेशन और कस्टम पोर्ट। सारी की सारी बातें वही है कि कस्टम के एक जगह से गुड्स दूसरी कस्टम की जगह जा रहा है, आईसीडी से पोर्ट पे जा रहा है, पोर्ट से आईसीडी पे आ रहा है। ठीक है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से एयरपोर्ट पे जा रहा है या एयरपोर्ट से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है, एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन पे जा रहा है, कोई ई वे बिल नहीं बनाना। अंडर कस्टम सुपरविजन, कस्टम सुपरविजन में है तो भी कोई ई वे बिल नहीं बनाना। अगर गुड्स नेपाल भूटान जा रहा है तो भी ई वे बिल नहीं बना रहा, नेपाल भूटान से आ रहा है तो भी ई वे बिल नहीं बनाना। ये तो हमारे प्यारे पड़ोसी हैं, बताइए आपको। ठीक है, यहाँ पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट खत्म। अब आप लॉजिक मत ढूंढना क्यों, आपको लिस्ट याद करनी है केवल। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस डिपार्टमेंट अगर कोई गुड्स इधर उधर करेगा तो सोचो ई वे बिल बनवाएंगे क्या वो? नहीं, ये तो सेफ्टी का मैटर है, सिक्योरिटी का मैटर है, तो यहाँ पे ई वे बिल नहीं बनाना। कंसाइनर ऑफ गुड्स इज गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रेल। ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। बोल रहे हैं गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी अगर रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रही है तो ई वे बिल नहीं बनाना, बाय रोड करेगी तो बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेड अप टू अ डिस्टेंस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, अब सुनना इसको अच्छे से, ये आपको समझना है, ये एग्जाम में आने लायक पॉइंट बन जाता है। ये आपकी शॉप है, ठीक है, और यहां से यहां पे है वे ब्रिज, वे ब्रिज जहां पे आपका व्हीकल गुड्स वहां पे तुलवाई होती है, ठीक है ना, वेट निकाला जाता है उनका। तो शॉप से आप यहाँ पे वे ब्रिज पे आपकी गाड़ी से गुड्स भेजते हो, और गाड़ी से गुड्स भेजने का मतलब क्या हो गया, मोटर कार है, मोटर कार से गुड्स भेजोगे और वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा हुई तो बनाना पड़ेगा ई वे बिल। ठीक है, ऐसे केस में अगर ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है ना, 20 किलोमीटर का, तो ई वे बिल यहाँ पे माफ कर रखा है, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। हरी बात समझ में। अगर ये डिफरेंस 25 किलोमीटर का होता तो यहाँ वेमेंट कराने के लिए भी एक सेपरेट ई वे बिल बनाना पड़ेगा आपको। वे ब्रिज क्या होता है, वे ब्रिज होता है जहाँ पे वेट किया जाता है। तो आपने कोई ट्रक देखे होंगे, बजरी के ट्रक देखे हैं कभी, उनका पहले वेट होता है, धर्म कांटा सुना होगा ना, धर्म कांटा देखा होगा बहुत जगह। मूवमेंट इंटर स्टेट हो तो, बेटा वो तो बता दिया ना मैंने, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो वो तो डिपेंड ही कर रहा है ना, केवल वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अपन तो सारी बातें इंटर स्टेट की कर रहे हैं। अगर इंट्रा है तो वहां का रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है वो, कि वो क्या बोलते हैं इसमें, है ना, वो बोलते हैं हाँ या ना, वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमें तो सारा आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग देना है। चलो, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू वे ब्रिज फॉर वेमेंट और फ्रॉम द वे ब्रिज बैक टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इज अकम्पनीड बाय डिलीवरी चालान। ठीक है, तो यहाँ पे जब
यहाँ पे जब आप पेमेंट के लिए गुड्स भेजोगे तो यहाँ पे एक डिलीवरी चालान तो बना के भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि इनवॉइस नहीं है यहाँ पे, तो डिलीवरी चालान तो बना के भेजना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे मान लो दुकान से गुड्स निकलेगा तो एक डॉक्यूमेंट तो साथ में जरूरी है, साथ में ई वे बिल भी जरूरी है। ठीक है, जहां जहां माफ किया हुआ है उसको छोड़ दो। एक डॉक्यूमेंट क्या, या तो इनवॉइस होगा, या बिल ऑफ सप्लाई होगा, या डिलीवरी चालान होगा। इसके बिना गुड्स रिमूव करना इज इम्पॉसिबल अंडर जीएसटी। लास्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी फॉर रीजन्स अदर देन सप्लाई। तो खाली सिलेंडर जब भरवाने के लिए जाते हैं उसमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो जी आज ये वाला पॉइंट ही कंप्लीट करेंगे। अब बोलो इसमें कोई डाउट है तो आप अपने सारे डाउट बता दो। जो डाउट्स आगे वाले पॉइंट्स में कवर होने वाले होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, कि वो आगे कवर हो जाएंगे, और जो डाउट्स मुझे लगेंगे अभी बताने वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट है आपको वो बोल सकते हो आप। डी ऑयल्ड केक क्या है, गूगल करना, उसमें फोटो आ जाएगी। चारा होता है एक तरीके से। यार देखो, अरे माइक बंद करना निकिता। डी ऑयल्ड केक का मतलब चारा होता है, वो बोलते हैं ना अपन कि सारा ऑयल निकाल लिया जाता है। जैसे सरसों में से सारा ऑयल निकाल लोगे, सरसों का ऑयल निकल गया तो वो जो बचता है वेस्ट उसको बोलते हैं हम डी ऑयल्ड केक। अभी साक्षी ने पूछा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में ई वे बिल बनाते हैं क्या। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में हाँ बनाते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में तो बनाओगे, बट नॉट रिक्वायर्ड, थर्ड पॉइंट में मना किया है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या मना किया, देखो आप वापस से रीड करो, थर्ड पॉइंट में किस चीज के लिए मना किया। वो बोल रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, मतलब कस्टम पोर्ट से गुड्स चालू हो रहा है जाना, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट, या फिर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, या फिर लैंड कस्टम स्टेशन। टू कहां जा रहा है वो भी देखो, टू इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो चलो ये चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अभी किसी को ये चीज ऊपर से जा रही होगी तो उनके समझ में आ जाएगी। तो मैं केस ही बना रहा हूं, आप देख लेना उसमें बनेगा ई वे बिल या नहीं बनेगा। सपोज मैं बोल रहा हूं मैंने इंपोर्ट किया है सिंगापुर से, है ना, सिंगापुर से मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है, ये है इंडिया, यहाँ पे गुड्स आएगा, ये इंडिया है हमारा। तो यहां से गुड्स आ गया, पहली बात यहाँ पे ई वे बिल बनेगा क्या, नहीं, इसमें कौन ई वे बिल बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया जब गुड्स आ गया तो ये तो है सपोज पोर्ट, तो कुछ समय के लिए पोर्ट पे गुड्स रह सकता है, आपको पता है। उसके बाद क्या करते हैं पोर्ट वाले, पोर्ट वाले बोलते हैं कि पोर्ट पे जगह नहीं है, आप इन गुड्स को ले जाओ, पास में एक आईसीडी बना हुआ है, आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डिपो। ये भी किसकी सुपरविजन में होता है, कस्टम डिपार्टमेंट की सुपरविजन में होता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, एडिशनल स्पेस क्रिएट कर रखा है पोर्ट के बाहर, ताकि पोर्ट पे ज्यादा जगह यूटिलाइज ना हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं वो आपको, अब वो आपको ऑर्डर करेंगे, किसको ऑर्डर करेंगे, इंपोर्टर को। इंपोर्टर को करें या वो खुद करवाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। देखो कोई भी गुड्स का मूवमेंट कर रहा होगा यहाँ पे, अब मान लेता हूं मैं बोल रहा हूँ ये माल पोर्ट से कहाँ जा रहा है, आईसीडी जा रहा है। तो ये हो सकता है आईसीडी पास में ही हो, या हो सकता है थोड़ा दूर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्लेस है वो तो अवेलेबिलिटी। अब बताओ यहाँ पे ई वे बिल बनाना है क्या, एक इश्यू तो ये है, यहाँ ई वे बिल की जरूरत है क्या। तो ये वाला ई वे बिल मना कर रहा है, पॉइंट नंबर 3। आधी बात समझ में, ये वाला ई वे बिल एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे नहीं बनाना, एग्जेम्प्ट मतलब नो ई वे बिल रिक्वायर्ड। आगे के इतना तो समझ में, इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी, आगे देखना अभी यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ आईसीडी से मैं गुड्स लेके जाना चाहता हूँ मेरी फैक्ट्री में, ये लो जी ये मेरी फैक्ट्री है। अब आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का कंसेप्ट समझ चुके हो, तो अब इसमें ये मत सोचना मैं हर बार इंटर स्टेट ही बोलूंगा। इंट्रा होगा तो वहां की लिमिट लग जाएगी, अदरवाइज हमारी 50,000 की लिमिट है ही।
अब मैं बोल रहा हूँ आईसीडी से गुड्स फैक्ट्री में जा रहा है, अब ई वे बिल बनाना है क्या? और चलो ये भी बोल देता हूं मैं, आईसीडी से गुड्स जाएगा बाई एयर, ऐसे मान लेते हैं जयपुर लेके आना है गुड्स को, बाई एयर आएगा गुड्स, तो भी ई वे बिल बनेगा। यहाँ पे भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो केवल बात कर रहे हैं कस्टम्स के, जब एक पोर्ट से, एक आईसीडी से, या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन है वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ई वे बिल मना किया है। बाकी हर मोड से ई वे बिल बनाने पड़ेंगे आपको, चाहे एयरक्राफ्ट हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 50,000 वैल्यू में एक ही कंसाइनर का गुड्स होगा या फिर मोर देन वन कंसाइनर का गुड्स होगा जो जीटीए ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चलो ये भी बता देता हूं, मान लो आपने, देखना है यहाँ पे, अब ये ट्रिकी है, आपने एक क्वेश्चन और पूछा था वो भी क्लियर हो जाएगा इसमें। आपने कहा कि मेरे को गुड्स भेजना तो 80,000 रुपए का है ना, मेरे को गुड्स तो 80,000 रुपीज का सेंड करना है, पर मैंने क्या दिमाग लगाया, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। अब सोचना आप दिमाग क्या लगा रहे हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट की बात है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाला है, तो 50,000 का क्राइटेरिया लग जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसने 80,000 का गुड्स डिस्पैच करना है इंक्लूडिंग जीएसटी। इसने क्या किया, दो इनवॉइस बना दिए, इनवॉइस 1 बना दिया 40,000 का, और इनवॉइस 2 बना दिया 40,000 का। अब कौन बताएगा, पहले तो ये बताओ आपके हिसाब से यहाँ पे ई वे बिल रिक्वायर्ड है या नहीं है? पहले तो आप डिसाइड करो, फिर हम डिसाइड करेंगे। नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, परफेक्ट है आपका आंसर, नहीं है यहाँ पे। यहाँ ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आगे जाके हम प्रोविजंस में पढ़ेंगे, अगर ई वे बिल नहीं बनाया हुआ तो जो जीटीए वाला गुड्स लेके जा रहा है ना, जीटीए वाला, ये जीटीए वाला है ट्रक वाला, अब ये पार्सल, दो पार्सल हैं, रहेंगे तो इसके ट्रक में ही ना, इसके ट्रक में कितने रुपए का वैल्यू का गुड्स हो गया, मैं मान रहा हूं और कोई गुड्स नहीं है इसके ट्रक में, कितनी वैल्यू का गुड्स है बोलो इसके ट्रक में? 80,000 वैल्यू का गुड्स है ना। तो आगे हम प्रोविजन पढ़ेंगे, वो ये बोलेगा कि अगर सप्लायर ने भी ई वे बिल नहीं बना रखा, रेसिपिएंट ने भी ई वे बिल नहीं बना रखा, और पूरे कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब बताओ कोई फायदा हुआ क्या, जो हमने चोरी कर, मतलब ई वे बिल से बचने के लिए जो हमने एक इनवॉइस को दो में कन्वर्ट किया था, उसका फायदा पहुंचा क्या हमको? नहीं पहुंचा। ठीक है, उसका फायदा हमें नहीं पहुंचा है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे केस में भी इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। और इसमें एक पॉइंट और बता रहा हूं पहले, अब जब ये बात निकली है तो सुन लो। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये गुड सपोज होता 1,40,000 और 1,40,000 के दो इनवॉइस है, टोटल वैल्यू हो गई 2,80,000। अब बताओ आप यहाँ पे ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना? बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ई वे बिल बनेगा या सेपरेट दो अलग अलग ई वे बिल बनेंगे? तो इसका जवाब मैं ही दे देता हूं आपको, सेपरेट, दो अलग अलग ई वे बिल बनाने पड़ेंगे आप। इसका सेपरेट ई वे बिल बनेगा, जितने इनवॉइस होंगे ना उतने ई वे बिल होंगे, सिंपल सी बात है, जितने इनवॉइस उतने ई वे बिल। ठीक है, क्लियर है? जितने इनवॉइस, जितने इनवॉइस उतने ई वे बिल, अगर रिक्वायर्ड है तो बोल रहा हूं मैं, मतलब आप दो बिल को मर्ज करके ई वे बिल नहीं बना सकते, एक, हर इनवॉइस के लिए सेपरेट ई वे बिल ही बनाना पड़ेगा आपको। एक और क्वेरी, सर प्रैक्टिकली तो बहुत सारे लोगों के गुड्स एक साथ जाते हैं, तो उसको दोनों पार्सल अलग अलग ट्रक में गया देन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि 40,000 के दो पार्सल आपने बना दिए और दो अलग अलग ट्रक में डाल दिए, फिर ठीक है, फिर नहीं बनाना। पर ऐसा प्रैक्टिकली करेगा क्या कोई? ई वे बिल से बचने के लिए कौन करेगा ऐसे, मुझे ये बताओ। आप जो चीज बोल रहे हो ई वे बिल कोई खा थोड़ी रहा है आपको, ई वे बिल में क्या हो रहा है, आपको डिटेल ही तो भेजनी है।
आप ई वे बिल से बचने के इतने रास्ते क्यों निकाल रहे हो? इससे अच्छा तो आप ये करो ना कि मैं ई वे बिल बनाऊंगा, हाँ मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं ई वे बिल बनाऊंगा। आप बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो उससे? और कोई क्वेश्चन? यहाँ तक तो आगे। ये एक ट्रक में सामान की वैल्यू देखनी है क्या? सत्यम ने कहा है एक ट्रक में सामान की वैल्यू देखनी है क्या? हाँ जी। एक ट्रक में टोटल कितनी वैल्यू का माल है वो चेक करना है। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी ईवे बिल बन रखे हैं तो बनाना ही नहीं है। अगर वो 50,000 से एक्सीड हो रहा है और ईवे बिल नहीं बने हुए तो फिर ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने बोला एक ही में बहुत सारे कंसाइनर के हों तो, एक ही बिल में बहुत सारे कंसाइनर का गुड्स कैसे होगा? हाउ? इंटर स्टेट में टैक्स ज्यादा लगता है ना? इंटर स्टेट में टैक्स ज्यादा लगता है? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं है। ऐसी कौन सी कंडीशन पड़ी है आपने कि इंटर स्टेट में टैक्स ज्यादा होता है? गौरांग माइक बंद करना। टैक्स तो सेम ही है ना, इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी की वैल्यू लेस देन 50,000 एक ही ट्रक में। आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ क्या इस पॉइंट से? मैंने क्या बोला, एक ट्रक में दो पार्सल है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो बना हुआ है स्क्रीन पे उसको देखो। एक ट्रक में दो पार्सल है 40-40 हजार के, और मैं बोल रहा हूँ ये दोनों अलग अलग कंसाइनर के हैं। अब बताओ क्या होगा? अगर एक ट्रक में 40,000 का एक पार्सल कंसाइनर ए ने दिया है और एक 40,000 का पार्सल कंसाइनर बी ने दिया है, दोनों ने ई वे बिल नहीं बनाए, तो टोटल ट्रक में 80,000 का माल हो गया ना। तो जीटीए वाले को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। आपको पूरे ट्रक में ऐसा गुड्स देखना है जिसपे ई वे बिल नहीं बन रखा। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सर हिसाब से तो 10 ट्रक में 49,000 के अलग अलग गुड्स भेज दो, एंड इफ ऑफिसर डज नॉट चेक देन टैक्स इवेजन पॉसिबल। फिर वही पॉइंट आ गया तुम्हारा घूम फिर के। तो बचाने की इतनी जरूरी कहाँ है? टैक्स इवेजन पॉसिबल है, आप बोल रहे हो ई वे बिल की वजह से। क्या ई वे बिल से अगर टैक्स इवेड हो गया तो क्या वो बाद में पकड़ा नहीं जा सकता क्या? पकड़ा नहीं जा सकता क्या? टैक्स इवेजन केवल ई वे बिल से ही थोड़ी पकड़ा जाएगा। टैक्स इवेजन तो बहुत तरीके से पकड़ा जा सकता है। बाद में जब आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे उससे भी पकड़ा जा सकता है। आपके यहाँ पे स्टॉक की चेकिंग आ सकती है तब भी पकड़ा जा सकता है। ई वे बिल तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने एक एडवांस तरीके से फंक्शन चालू किया है जिससे बहुत सी चोरी की ट्रांजेक्शन पहले से ही रुक जाए। हाँ जी, हर्ष बोल रहा है मीन ट्रांसपोर्टर डिटेल लेगा कंसाइनर से। हाँ जी, कंसाइनर की सारी डिटेल तो बिल में आई जाएगी ना हर्ष। कंसाइनर की जो डिटेल्स है वो तो सारी इनवॉइस में आई जाएगी, तो ट्रांसपोर्टर उससे डिटेल फिल कर लेगा सारी की सारी। अब मैं सत्यम वाले क्वेरी की रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि वो टैक्स इवेजन पे चला गया पूरा। ठीक है, अपन टैक्स इवेजन की क्लास नहीं ले रहे, अपन बात कर रहे हैं कि ई वे बिल के ऊपर हमें क्या प्रोविजन लगाना है कि ई वे बिल बनाना है या नहीं बनाना। ये पॉइंट जो आपने पूछा था मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो वो बोलो। और इतना माइंड ई वे बिल बचाने पे लगा रहे हो ना, इतना पढ़ने पे लगा लो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे आप। ठीक है, हर चीज में आप जब भी पढ़ते हो आप एक ही दिमाग लगाते हो, टैक्स चोरी कैसे करें। आपका काम ये थोड़ी है, आपका काम ये नहीं है। फिलहाल जब फ्यूचर में आपका कैरियर इसमें होगा तब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना तो फायदा भी होगा उस टाइम। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट ना करते हुए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो आप। चलो। हाँ, माना तुम्हारी बात, पर वो तब ना जब तुम उस कैरियर में जाओगे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि वहां पे मत सोचना, आप लगाना ना अपना जितना माइंड लग सकता है। पर अभी तो आप थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा ना आपको। अगर आप एक सब्जेक्ट में इतना डीपली घुस जाओगे तो एग्जाम के लिए क्या कर पाओगे आप? तो एग्जाम ओरिएंटेड होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। इसके नोट्स बिल्कुल अभी ग्रुप पे अभी अभी सेंड कर दूंगा मैं। ओके जी, नो मोर डाउट्स अभी के लिए। तो आज की क्लास खत्म, आगे का कंटेंट हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।